छत्तीसगढ़ अखबार के पाठकों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज एक विवाद चल रहा है हिंदुस्तान में। मैं बहुत ज्यादा भूमिका बांधे बिना सीधा मुद्दे पे आना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथ जो एक लेखक हैं, आप उनको सुनना ज्यादा चाहेंगे। मैं भी उन्हीं को सुनने बैठा हूं। हुआ यह है कि भारत सरकार ने अपना एक गांधी शांति पुरस्कार ये गीता प्रेस को दिया है। गीता प्रेस, जैसा कि हिंदुस्तान के हिंदी इलाकों के अधिकतर हिंदू परिवारों में नाम सुना हुआ होगा। मैं अपने बचपन से अपने पिता को गीता प्रेस प्रेस के प्रकाशन बुलाते हुए, देखते हुए, पढ़ते हुए देखता था। वो कल्याण बुलाते थे, शायद हर महीने आती थी। उसके आखिरी में दो तीन छोटी छोटी जीवन की सच्ची कहानियां ऐसा रहता था, जो बड़ा मोटिवेशनल पॉजिटिव स्टोरीज रहती थी। लोग अपनी घटनाओं को लिखते थे कि कैसे उनके साथ कुछ अच्छा हुआ। मैं भी उनको पढ़ता था। मेरे पिता मुझको कहते थे इसको पढ़ा करो, तो पढ़ता था मैं उसको दिलचस्पी से। उस वक्त मुझको समझ नहीं थी ज्यादा, बाद में भी मुझको समझ नहीं थी। जब अखबार नवीसी में मैं आया, जब मुझको समझ में आया कि हिंदू धर्म का इस्तेमाल किस तरह से राजनीति कर रही है और किस तरह से जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की वजह से बढ़ रही है, ऐसी बहुत सी बातें मैं मुझको बतलाने के लिए मैं यहाँ पर आज नहीं हूँ। मैंने अक्षय मुकुल, ये एक लेखक हैं, बड़े ही जाने माने लेखक हैं, और इनकी एक किताब है। उस किताब को मैंने पिछले 4 घंटे 6 घंटे में उसको जितना पढ़ा और उसके बारे में जितना पढ़ा मैंने, तो मुझको एक तरह से एक रश्क हो रहा है कि ये सब्जेक्ट मुझको क्यों नहीं सूझा लिखने के लिए। ये अलग बात है कि मैं रोज की अखबार नवीसी में 12-16 घंटे लगा देता हूँ। मेरे पास ये लग्जरी हासिल नहीं है कि मैं किसी भी किताब पर काम कर सकूं। तो मैं अक्षय मुकुल जैसे लेखक की लिखी हुई एक अच्छी किताब को पढ़ के ही उसका फायदा उठा पा रहा हूँ। ये किताब उन्होंने गीता प्रेस के ऊपर लिखी है कि गीता प्रेस ने किस तरह से एक हिंदू भारत बनाने का काम किया, कैसे उसमें मदद की, कैसे ये काम किया। ये मोटे तौर पे बुनियादी मुद्दा ये है उस किताब का। आज उसकी जरूरत इसलिए आ पड़ी है और अक्षय से मेरी मुश्किल से बात हो पाई, क्योंकि वो अखबार नवीस रहे हैं। किसी अखबार नवीस को इंटरव्यू के लिए मना नहीं कर पा रहे हैं, और पूरा देश उनके पीछे लगा है कि गीता प्रेस पे सबसे ज्यादा बड़ा, ऑथेंटिक, विस्तृत काम उन्हीं का है, उन्हीं ने काम किया है। और एक विवाद चल रहा है कि क्या गीता प्रेस जैसे गांधी विरोधी संस्थान को गांधी शांति पुरस्कार देना, क्या भारत सरकार का ये फैसला सही है? अब ये तो सवाल कल फिर उठने वाला है, जब जब सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा, या उसके बाद हो सकता है गोडसे की भी बारी आएगी। लेकिन मैं अभी अक्षय से बात करना चाहता हूं। अक्षय, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। बरसों बाद अपनी मुलाकात हो रही है। आप यहाँ 2008 के चुनाव के वक्त जी शायद जी। आए थे, आपके अखबार दफ्तर में रिपोर्टर था मैं। होकर। उस हाँ वक्त हमारी आपकी बातचीत हुई थी, हाँ। और आपने उस चीज को याद रखा, इसलिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ। अक्षय, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको जब ये खबर मिली टीवी पे, ट्विटर पे, आप ट्विटर पे भी सक्रिय हैं, या हम्म। अखबार से जहां से भी आपको ये खबर मिली हो कि भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि गीता प्रेस को ये पुरस्कार देना है, गांधी शांति पुरस्कार देना है। 1 करोड़ रुपए उसके साथ की नगद राशि भी है। खैर, वो राशि महत्वपूर्ण इसलिए नहीं, गीता प्रेस ने लेने से मना कर दिया है उसको। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको लगा क्या? आपने गीता प्रेस पे इतना काम किया है, गांधी को भी आप एक अच्छे अखबार नवीस लेखक होने के नाते जानते हैं अच्छे से, तो आपको ये जी। क्या लगा इस खबर को पढ़कर? कैसे आपको ये खबर मिली? सर, ऐसा है कि पिछले 9 साल में अब हम सबकी जिसको कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई। तो जी, अब चीजें कम शॉक करती हैं। आज से 5 साल पहले जब ये सरकार नहीं थी, या 6 साल पहले, तो लगता था अरे ये कैसे कर दिया, ये नहीं करेंगे। लेकिन वो है कि वो थ्रेशोल्ड हमारा बहुत नीचे 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 जाता जा रहा है, वो गर्त में जा रहा है। तो जी, अब कुछ भी आउटरीच नहीं करता है मुझे। जी। आप वो एक पत्रकार का सिनिसिज्म कह लें, हाँ। आप जो भी कह लें, लेकिन है कि मुझे एक लेवल पे आज मुझे लगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। और इन्होंने किया, और मैं देखा कि जब आई खबर थोड़ी देर बाद कुछ घंटों में काफी लोगों ने इधर उधर फोन करना शुरू किया। हमारे बहुत अखबार, मैंने हमारे सब मित्र पत्रकार ही हैं, और बहुतों ने फोन किया। किसी ने कहा कुछ कह दो, कुछ लिख दो।
और वो शायद इंडियन सोमवार एक्सप्रेस बार में का पढ़ा मैंने आपका। हाँ, उसके बाद वो फिर कुछ लोगों को मैंने जितना हो सकता था किताब से एक्सट्रैक्ट भेजे, कुछ भेजा इस तरीके से। तो मुझे बहुत, अब इस सरकार में 9 साल में मैं, होता है ना कि वो मेरा वो फैकल्टी जो आश्चर्य होने का या शौक होने का, अब वो खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कुछ भी कर सकते हो। और आपने जो एक बात कही, हो सकता है कल सावरकर को भारत रत्न दे दे। हाँ और तो हो सकता है। और अगर अगर 2-3 अगर ऐसे ही इनके अगर आ गए 5 साल और, तो गुडसे का भी क्या पता किसको। तो हाँ। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा अचंभित, और ये नहीं हुआ कि अरे ये कैसे हो गया। और ये तो पता ही है कि ये मतलब जो पूरा गांधीयन वैल्यूज के खिलाफ है, जो उनको आपने दिया है, तो हाँ वो है। लेकिन फिर भी ये कुछ भी कर सकते हैं। जब भगत सिंह को अपना बना सकते हैं, जी तो कुछ भी कर सकते हैं। जी, मुझको ये लगता है कि इनके सबसे पसंदीदा कलाकार जो हैं अनुपम खेर, उनके एक शो का नाम था कुछ भी हो सकता है, या उस टीवी शो में वो बार बार ये डायलॉग बोलते थे, कुछ भी हो हम्म। सकता है। वो शायद ये वही है। सरकार शायद ये सरकार उसी पे अमल करते हुए दिखती जी। है। हम्म। मुकुल, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अक्षय अक्षय मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये गीता प्रेस पे किताब लिखने का आपको सूझा कैसे था? अ, गीता प्रेस क्योंकि अगर आप बिहार, जहाँ का मैं हूँ, और मैं रांची में पला बढ़ा, जो पहले बिहार का हिस्सा था, 2000 में से झारखंड बना। तो अगर कोई भी, जैसे आप कह रहे थे कि कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको गीता प्रेस का कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ रामायण, महाभारत, हाँ कल्याण। और हाँ कल्याण में आपके घर में कोई ना कोई पढ़ रहा हो, आप मतलब बुजुर्ग हैं जो घर में, हाँ दादी, दादा, नाना, नानी, इस तरह के उस जनरेशन के लोग बहुत पढ़ते थे उसको। और उनकी छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी आते, वीर बालक, वीरांगनाएं, आदर्श नारी, आदर्श आदर्श पति, ये तो हाँ तरह तरह के उनके बहुत हजारों पैम्पलेट्स हैं ऐसे। हाँ हाँ तो मुझे हमेशा लगता था कि ये कौन है, और जिससे भी आप पूछे तो सब कहेंगे कि अरे ये ना हनुमान प्रसाद पोद्दार इसके मालिक है। हाँ ये है। तो इस तरीके से एक मेरा इंटरेस्ट था, प्लस इसके अलावा मुझे प्रिंटिंग की इतिहास में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। और अच्छा मैंने देखा कि आज से करीब, अब मुझे लगता है कि 10 साल से भी ज्यादा हो गया, वो एक बहुत जबरदस्त किताब आई थी उल्रिके स्टार्क की, उसे शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, नवल किशोर प्रेस पे। तो हाँ मुझे लगता था कि गीता प्रेस पे क्यों नहीं काम करते लोग। हाँ और मैंने बहुत जो बड़े स्कॉलर्स हैं उनसे मैंने पूछा, वेंडी डॉनिगर हो, उल्रिके स्टार्क हो, फ्रांसिस्को ओर्सिनी ने जबरदस्त किताब लिखी हिंदी पब्लिक स्फेयर पे। हाँ तो उन्होंने कहा, सबने अपनी अपनी वजह दी, तो और मुझे लगा कि करना चाहिए। और फिर मैं जब इसमें घुसा और जब मैंने देखे चीज, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही, जिसको बृहत, और बिल्कुल। ये हमारे, तो वो मुझे वही जो होता है, 3-4 साल लग गए मुझे लिखने में। लेकिन है कि वो ऑब्सेसिव, मैं काफी ऑब्सेसिव होकर फिर चीजें ढूंढने लगा। तो गांधी के पेपर से लेके जमनालाल बजाज के पेपर देखें आप, या आप जैसे आप के मध्य प्रदेश से थे सेठ गोविंद दास, हाँ सेठ गोविंद दास, तो कौन इनसे नहीं जुड़ा था, हाँ सब जुड़े थे। हम्म, तो ये काफी बड़ा था, जितना मैंने सोचा था उससे बड़ा था। तो उसके बाद फिर मुझे टाइम लगा और वो लिखने में। और मैं ये चाहता था कि ये जितना, मतलब जितना नहीं, 100%, जो कोई भी फैक्ट उस किताब में ऐसा नहीं है जो फुटनोटेड नहीं है, जो आर्काइव के बेसिस पे नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे कि ये आप अपने मन से लिख रहे हैं। बहुत लोग, मुझे गीता प्रेस के बहुत लोगों ने कहा कि अरे इसमें तो बहुत सारी चीजें जो हमने अच्छे काम किए वो भी है। हम्म, तो मेरा ये नहीं था कि मुझे एक हैचेट जॉब जिसको कहते हैं वो नहीं करना था, कि आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, जो आप हाँ कहते हैं आपका मोटो है, उसके अलावा बहुत बड़ा मोटो था, वो था राजनीति। हाँ और ये 1920 के दशक में शुरू हुआ, हम्म, और वो अभी तक चल रहा है। हम्म, तो इस तरीके से मैं इंटरेस्ट हुआ, और फिर मुझे लगा कि मैंने जो इमेजिन किया था उससे बहुत बड़ा है। हाँ। उसमें मैं फिर लग के फिर करने लगा, और उसके बाद फिर ये 5 साल लगा मुझे लिखने में, करीब करने में सब कुछ। अक्षय, एक बात बताइए, जब आपने रिसर्च चालू किया और जब आपने चिट्ठियां पढ़ी होगी लोगों की जो भी आपको हासिल हुई, हम्म। किताबें पढ़ी होंगी, आपको हनुमान प्रसाद पोद्दार और गांधी, इनके बीच में विरोधाभास, इनके बीच में मतभेद, इनके बीच में टकराव, असहमति, हम्म। ये
आपको पहले से मालूम था कि ऐसा है, या अपने हम्म। रिसर्च के दौरान पता लगा? ये मुझे रिसर्च के दौरान पता चला। ये मुझे जरूर पता था कि गांधी ने लिखा है यहाँ पर, हम्म। गांधी ने लिखा था। और जब मैं देखने लगा कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी में, आप देखें हाँ। उनके पत्राचार जो मुझे मिले, उसमें ये गांधी इनको बहुत प्यार करते थे, हाँ। हनुमान प्रसाद पोद्दार को। हाँ। पोद्दार जब बहुत ही यंग थे, 20 के भी हाँ। नहीं थे, वो 15 के रहे होंगे या कुछ, तब वो पहली बार गांधी से मिले थे, जब गांधी साउथ अफ्रीका से आ रहे थे और कलकत्ते में उनके लिए एक बहुत बड़ी उनका एक स्वागत समारोह था। उसमें ये यंग हिंदू महासभा थे, और वो जाके उन्होंने शायद माला वाला पहनाया था। लेकिन बाद में इनके बहुत अंतरंग इनके रिश्ते थे, और जमनालाल बजाज ने इनको मिलवाया था। हम्म। और बाद में गांधी ने ये कह रखा था कि देखो, हनुमान प्रसाद पोद्दार को कभी रोको नहीं, वो हम्म। जब मिलना चाहता है वो मिल सकता है मुझसे। हम्म। और गांधी हमेशा उनको लिखते थे कि देखो, तुम जो कर रहे हो भगवान का काम कर रहे हो। हम्म। और मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, फिर मुझे लगता है तुम तो भगवान का काम कर रहे हो, और जो तुम मेरे साथ हो हमेशा। हम्म। इस तरह के रिश्ते थे। 1932 में जब उनके पुत्र देवदास गांधी जेल में थे गोरखपुर में, हाँ। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार और गीता प्रेस ने बहुत ख्याल रखा उनका, क्योंकि अच्छा। वो बीमार थे जेल में। और गांधी खुद यरवड़ा जेल में थे, हम्म। और गांधी वहां से चिट्ठियां लिखते थे कि क्या हो रहा है देवदास का, कैसा है देवदास। और हम्म। इन्होंने बहुत, जो आईजी प्रिजन होता था उन जमाने में, वो देहरादून में बैठता था, अच्छा। और अंग्रेज ऑफिसर, और हनुमान प्रसाद पोद्दार उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके हेल्थ बुलेटिन इशू कर रहे हैं देवदास गांधी के। अच्छा। तो ये बहुत अंतरंगता थी। हाँ। लेकिन ये अंतरंगता वहीं पे खत्म हो जाए। ये 1932 में आते आते ये रिश्ता खत्म होता है, जब पुणे पैक्ट के बाद, हम्म। और जब गांधी अनशन पे जाते हैं, और मंदिर पूरे भारत में हाँ। बहुत जगहों में हम्म। दरवाजे खुलने लगते हैं, मंदिरों के हाँ। अंत्यज हरि- पर उनके लिए, दलितों हरिजनों। के लिए। हाँ, दलितों के लिए। और सहभोजन शुरू हो जाता है, जगह जगह पे सहभोजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हाँ। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार बहुत नाराज होते हाँ। हैं। वो एक लंबी चिट्ठी लिखते हैं गांधी को कि आपको क्या हो गया, हाँ। आपके अनशन की वजह से ये हो रहा, और क्या कोई मंदिर में प्रवेश कर लेगा तो क्या वो उस जाति का हो जाएगा? हाँ। उस जाति, और उसके लिए होने के लिए आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, नहाना है, धोना है, हाँ। मांस मछली से दूर रहना है। हाँ। ऐसे थोड़ी कोई हो जाएगा। हाँ। और ये किस तरह का रिफॉर्म है? हाँ। और वो गांधी को, जिसको आईना दिखाने का काम भी करते हैं, कहते हैं कि आपने तो खुद 1920 के दशक में ये लिखा था हाँ। कि सहभोजन जो है, सहभोजन से कोई उच्च जाति का नहीं हो जाता, हम्म। उसकी जाति नहीं बदल जाती। अब क्या हुआ आपको? हम्म। लेकिन गांधी का जो सबसे बड़ी खासियत है, जो गांधी को गांधी बनाता है, जो हम्म। महात्मा गांधी इसलिए हम कहते हैं उनको, हम्म। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो इवॉल्व कर रहा हूँ। हाँ। मैंने 20 के दशक में बोला था, मैं हाँ। उसको डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन अब मेरी सोच बदल गई, तो उसमें क्या दिक्कत? हाँ। और वो कहते हैं कि ये हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा श्राप है, ये कि हाँ। आपने उच्च जाति वालों ने एक बड़े तबके को बाहर रखा है, हाँ। उसके साथ आप क्रूरता से पेश आते हैं। हाँ। तो इनको ये पचता नहीं है बात। हम्म। अंतरंगता अभी भी रहती है थोड़ी बहुत। हम्म। 40 के दशक आते आते दो चीजें होती है। एक तो इस जाति व्यवस्था को लेकर इनको बहुत नाराजगी है गांधी, क्योंकि गांधी फिर ये करने लगते हैं कि दलितों की शादी में, एक 1946 में होता है कि दलित दलित पृष्ठ से हाँ। वो एक शादी करवाते हैं, हाँ। प्रभाकर नाम के पृष्ठ से। और उस शादी में काका कालेलकर बैठे हैं, विनोबा भावे हैं, हाँ। गांधी आशीर्वाद देते हैं नव दंपति को। हाँ। फिर हनुमान प्रसाद पोद्दार किसी को लिखते हैं कि क्या करें इनका, हम्म। क्योंकि, और वो कहते हैं कि ये ना बेसिकली जो है ये पश्चिमी साधु है भारतीय वेश में। हाँ। और उनको सबसे बड़ा जो दिक्कत था गांधी से, कि गांधी कहते थे कि मैं भी सनातन धर्मी हूं। हाँ। तो, और गांधी, और वो कहते हैं एक जगह कि मैं ये प्रॉब्लम ये है कि गांधी सनातन धर्मी हैं और इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, और हाँ। जब ये इस तरह का काम करते हैं तो लोग इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। तो हाँ। इस बात को लेकर इनको बहुत नाराजगी थी। हाँ। जिसको नहीं है धर्म से कोई मतलब, आप उससे डील कर सकते हैं, लेकिन कोई हाँ। कह रहा है मैं सनातन धर्मी हूं, हाँ। लेकिन फिर भी मेरे खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं। तो हाँ। इसीलिए गांधी से दिखे 40 के दशक आते आते, जब गांधी बहुत, मतलब गांधी हमेशा ही बहुत एक्टिव थे, और हम्म। नौखाली जाते हैं, और फिर भारत स्वतंत्र होता है, विभाजन होता है, तो इनको उससे भी परेशानी। और ये कहते हैं कि ये पूरा हुआ है गांधी की वजह से।
हाँ क्योंकि गांधी का डबल स्टैंडर्ड है। हाँ और उसके बाद ये और जिसको कहते हैं स्ट्राइडेंट हो जाते हैं। हाँ आप 1946 में हिंदू महासभा का एक बहुत बड़ा सेशन होता है गोरखपुर में। हाँ उसमें 12 पॉइंट एजेंडा वो लोग पास करते हैं, जो कि कल्याण छापता है। हाँ कल्याण उसमें कहते हैं वो सब वही बातें जो आजकल भी बहुत सुनने को मिलती कि हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान कर दो, हाँ मुसलमानों को आर्मी में जॉब मत दो, हाँ भारत का ध्वज भगवा ध्वज कर दो। 12 पॉइंट एजेंडा है। हाँ तब तक गांधी की हत्या हुई नहीं है। फिर हाँ गांधी की हत्या हो जाती है। हाँ और आप ये आयरनी देखें कि 48 में जब गांधी की हत्या के बाद जब हजारों लोगों को संदेह पर पकड़ा गया है, उसमें इन दोनों को भी पकड़ा गया है। हाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार को और जयदयाल गोविंद जो फाउंडर थे, और वो बैकरूम बॉय थे, वो बाहर रहते थे, वो हाँ। लिखते विखते थे, लेकिन वो ज्यादा डील पूरी दुनिया से जो इंटरेक्शन था वो पोद्दार जी का था। और इनके उसमें दोस्त सब। उसमें गोलवलकर भी गिरफ्तार हुए थे। गोलवलकर उसकी उस पे भी मैं आ रहा हूं। तो फिर क्या होता है, बद्रीदास गोयनका जो बहुत बड़े मारवाड़ी व्यवसायी थे, उन्होंने जीडी बिरला को लिखा, जो कि गांधी के बहुत ही करीब थे, हम्म, कि इनको छुड़वा दीजिएगा। और बिरला कहते हैं कि मैं नहीं छुड़वाऊंगा, हम्म, क्योंकि ये सनातन धर्म नहीं शैतान धर्म कर रहे थे। ऐसा। फिर हाँ, वो चिट्ठी है, वो मेधा कुदसिया की बहुत जबरदस्त बायोग्राफी है जीडी बिरला की। वो हाँ प्रॉपर फुटनोटेड है वो चिट्ठी। हाँ आप देखें फिर 48 में हाँ जब गोलवलकर छूट के आते हैं। हम्म गोलवलकर 48-49 में छूटे हैं और वो घूम रहे हैं यूनाइटेड प्रोविंस में। हाँ तो उनको लेकर साथ कौन घूम रहा है पूरे यूनाइटेड प्रोविंस में? हाँ। हनुमान प्रसाद पोद्दार। अच्छा। उनके टाउन हॉल में, बनारस टाउन हॉल में उनको लेकर जाते हैं, और बाहर में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग चिल्ला रहे हैं कि गांधी का हत्यारा वापस जाओ, गोलवलकर मुर्दाबाद। लेकिन वो मीटिंग होती है तो एक अंतरंगता, वैचारिक मतभेद, बहुत जबरदस्त मतभेद। हम्म और फिर गांधी के हत्या में ये कोई नहीं कह रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट था, हाँ लेकिन है कि आपके एसोसिएशन हिंदू महासभा से बहुत करीब थे। हाँ बहुत। 46 का जो हिंदू महासभा की मीटिंग होती है वहां गोरखपुर में, उसके हाँ कर्ता धर्ता में से वो डायरेक्ट नहीं थे उस टाइम, लेकिन अगर आप हिंदू महासभा के पेपर्स देखें तो कहीं कहीं उनके नाम आते हैं। हाँ तो और वो एक गांधी का जो भी विचारधारा है वो सब में मतभेद है, हाँ गांधी के साथ मतभेद है। शुरू की अंतरंगता है, बहुत ज्यादा अंतरंगता है। गांधी के कहने पे कल्याण आज तक हम्म कोई विज्ञापन नहीं लेता, कोई पुस्तक समीक्षा नहीं करता है। हाँ क्योंकि गांधी ने कहा कि तुम विज्ञापन लोगे तो तुम्हें पता नहीं, वो झूठ बोलते हैं विज्ञापन में। हाँ पैसे आने लगेंगे तो मुश्किल होगा उसको रोकना। हाँ दूसरी बात यह है कि जब अगर तुम ईमानदारी से किसी पुस्तक की समीक्षा करोगे तो हाँ दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। हाँ क्योंकि सबको चाहिए होता है कि बहुत बढ़िया बढ़ चढ़ के हाँ। हमारी तो बड़ाई हो, हमारी किताब की तो कड़वा प्रशंसा। सच मत लिखो, ऐसा कहना था हाँ, गांधी का। तो गांधी ने कहा ये मत करो, वो आज तक नहीं करते वो। हाँ उन्होंने गांधी के कितने जो कहते हैं उनके लेख छपे गांधी से, उनके छपे हुए लेखों को उन्होंने लिया, हाँ उनसे लिखवाया। हाँ वो जमनालाल बजाज, महादेव देसाई, इस तरह हाँ के लोगों को पकड़ते थे कि हाँ गांधी उनको, बापू को पकड़ के आप लिखवाइए। और हम्म। बापू उसकी वो बहुत मसरूफ आदमी थे गांधी, बहुत ही। तो इस तरह के रिश्ते थे और इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन थे गांधी और नेता में। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ अक्षय आपसे, हम्म। कि गांधी और हनुमान प्रसाद पोद्दार के जो वैचारिक मतभेद की बात आपने कही, जो हरिजनों से शुरू होती है, जो हम्म। विभाजन के बारे में भी आपने कहा, उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया। हम्म। मुझको लग रहा है कि ये आपके रिसर्च में कहीं हनुमान प्रसाद पोद्दार और नाथूराम गोडसे के बीच की खतो किताबत कहीं सामने आई क्या? नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं नहीं, आई कहीं है। नहीं, नहीं, मुझको कहीं नहीं। मुझको ऐसे लग रहा है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार उसमें छूट तो गए थे गांधी हत्याकांड से, लेकिन देखिए क्या कोई ऐसी मैं चिट्ठियां थी इनके बीच में, ऐसे लग रहा है मुझको। नहीं, मुझे नहीं मिला। और मैं बहुत, जिसको मैं कहता हूँ कि मैं आर्काइव का चूहा हूँ, मैं पूरे टाइम आर्काइव में ही, मतलब मैं, मेरी पिछले 15 साल से मेरा पूरा टाइम आर्काइव में ही निकलता है, मुझे कहीं नहीं मिला ये। तो मैं उस पे नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि कहीं नहीं है, मतलब मैं होगा केवल। कहीं, हो भी सकता है, क्योंकि आर्काइव की यही खासियत है कि कब कहाँ क्या मिल जाए हाँ। पता नहीं। हमारे बड़े अच्छे मित्र ने किताब लिखी है गोडसे पे, हम्म उन्होंने काफी रिसर्च किया है, उनको भी कहीं नहीं मिला। धीरेन्द्र झा हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो मुझे मैं नहीं मिला।
मैं तो केवल एक अटकल लगा रहा था, जो तथ्य आप सामने रख रहे थे और जो हाँ, ऐतिहासिक मैं घटना लेकिन हुई मैं है। उसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसमें फिर होता है कि आपके पूरे काम को लोग कहेंगे कि देखो ये अटकल लगा रहा है। वो हम अखबारों में फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, हाँ हाँ रिसर्च किताब में थोड़ा मुश्किल है, और मैं उससे बहुत दूर रहना चाहता हाँ, असल में क्या है, आप अब अखबार की दुनिया से निकल के किताबों की दुनिया में आ गए हैं। हूँ जी। और मतलब मेरे हाँ, पीछे मतलब भर किताबें हैं थोड़ी सी, ये हाँ। संविधान सभा हाँ, वगैरह है, मैं देख लेकिन रहा मैं हूँ। हूँ अखबार में। तो हाँ। मेरा दिमाग कुलबुलाते रहता है कि क्या विभाजन को लेकर जब इतनी असहमति थी हनुमान प्रसाद पोद्दार की गांधी से, और वैसी हम्म। ही असहमति गोडसे की भी थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई और अच्छा शोधकर्ता जो आपसे थोड़ी सी ज्यादा हो मेहनत सकता है, हो करे। सकता है। मैं और ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा या कुछ, लेकिन मुझे नहीं मिला है। और हाँ क्या पता कल क्या मिले। आर्काइव की हाँ सबसे बड़ी खूबसूरत जो खासियत है कि कहीं हाँ पे भी कुछ भी मिल जाता है। हाँ, कुछ भी हो तो सकता है। आर्काइव की, हाँ, तो अभी हो सकता है आगे कोई स्कॉलर को मिले और लिखे, बहुत बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, मुझको लग रहा है कि अनुपम खेर ने आर्काइव से मिलने वाली, अनायास मिलने वाली चीजों को लेकर ही ये डायलॉग लिखा होगा कि कुछ भी हम्म। हो सकता है। मुझे नहीं पता होगा। अच्छा, अक्षय, मैं ये सुनना चाहता हूं आपसे कि हाँ। इनकी सोच जो थी हनुमान प्रसाद पोद्दार की, ये मुझको दलित विरोधी दिख रही है। जितना मैंने आपकी किताब के हिस्से पढ़े हैं, हाँ। में ये महिला विरोधी भी दिख रही है इनकी सोच। बहुत अल्पसंख्यक ज्यादा। विरोधी तो थी ही थी। हम्म। हम्म। तो सभी हम्म। तरह की, जितने किस्म की हिंदू धर्म की कट्टरता वाली जो सोच हो सकती है, हम्म। जातिवादी सोच, महिला विरोधी सोच, दलित विरोधी सोच, इनकी जी। सारी सोच ऐसी थी। तो हम्म। क्या गांधी इनको छू भी नहीं गए थे कहीं पे? ऐसा क्यों हो पाया जो? देखिए, गांधी से इनके ये व्यक्तिगत तौर पर गांधी से बहुत इम्प्रेस्ड थे, उनकी सिंप्लिसिटी से, उनकी सादगी से। और उनको लगता था कि ये अकेले हैं जो सनातन धर्म की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, पढ़ा हुआ है धर्म को। और एक पर्सनल लेवल पे होता है कि आप उनसे, उनकी अंतरंगता थी, लेकिन बाकी कुछ नहीं था। और वो जो एक चीज पहचान नहीं पाए गांधी में, कि गांधी का कंसिस्टेंट इवोल्यूशन, हाँ गांधी लगातार बदल रहे हैं। हाँ गांधी को ये मानने में कभी दिक्कत नहीं है कि हाँ मैंने पहले गलत बोला था, अब मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ और मैं अपने पहले मैंने गलत किया था और अब मैं, यही हाँ उनको महान बनाता है। हाँ ये लोग अपने वो सनातन धर्म की संकीर्णता में फंसे हुए। हाँ इनका था, इनका बेसिक कि भारत एक महान देश था हाँ प्राचीन युग में, हाँ, जिसको इंटरप्ट हुआ मुस्लिम मुगल जो हमलावरों ने मुगलों मतलब। मुगलों के, और उससे पहले दिल्ली सल्तनत, उनके आने से, उसके बाद अंग्रेजों के आने से हमारा काम होना चाहिए कि हम फिर वो उसी भारत की ओर चलें। अच्छा। और वो भारत में सब कुछ था, हाँ साइंस था, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। वो उनका वो वही जो हम सुनते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी होता था और वायुयान था, और तो उस तरह की बातें। वो चिड़िया 24 कैरेट सोने की थी। हाँ, तो उनको लगता था वहीं जाना है। और हम्म ये बीच में जो हुआ है हम्म इतिहास, हम्म मु- मुसलमानों का और ब्रिटिश लोगों का, जो क्रिश्चियन का, हम्म जिसको मानते थे वो, हम्म, तो इसको हमें भूलना है और हमें वापस जाना है, हाँ रिकनेक्ट टू द पास्ट, हाँ ग्लोरियस पास्ट। हाँ। तो उसमें गांधी की सोच एकदम अलग थी। हम्म गांधी महिलाओं के प्रश्न में, गांधी के मतलब बहुत गांधी के भी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन बिल्कुल। गांधी इंगेज करते थे उन सब प्रॉब्लम्स में। गांधी से जो महिलाएं उनसे करी थी, उनसे इतना बहस करती थी, उनसे लड़ती थी। पत्राचार आप देखें, हाँ, रेहाना तैयब जी की देखें, या किसी की भी, इसी की। जितनी राजकुमारी अमृत कौर के देखें, सबके साथ हाँ। गांधी इंगेज करते हैं, उनको ड्रॉ आउट करते हैं, मानते हैं मेरे से गलती हो रही है। यहाँ ये कुछ नहीं है। हम्म यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 1926 में एक, उन्होंने 42 पेज का एक पैम्पलेट निकाला, जिसका नाम था स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी। अच्छा। ये अब तक लाखों लाख बिक चुका। ये क्या है स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी? स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी एक वार्तालाप है, बड़ी सीधी सी सरला के साथ और हम्म सावित्री। अच्छा। सावित्री है जो ज्ञानी महिला है, जो सरला को बता रही है कि तुम्हें क्या करना है। ठीक। वो वो बेसिकली ये कह रही कि महिला से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मर्द का काम है। अच्छा मतलब ना, वुमेन्स बिजनेस इज अ वुमेन्स इशू इज अ मैन्स बिजनेस। अच्छा। बेसिकली मर्द कंट्रोल करेगा। जब आप पैदा होते तो आपके माँ बाप, हाँ भाई, बाद में आपका पति, हाँ उसके बाद आपका बेटा।
हाँ और औरत को चार दीवारी में रहना चाहिए। हाँ उनको, मर्दों को एक तरीके से उनको मेल चाइल्ड को ग्रूम करना चाहिए। हाँ इसीलिए आप अगर नारी अंक देखें जो 40 के दशक में आया, उनका मासिक, उनका जो वार्षिक अंक, हाँ उसमें आप देखिए हिटलर की माँ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो हाँ क्या है कि हमें मेल चाइल्ड चाहिए। और हाँ ये इतना बड़ा डीप सीटेड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ये, हाँ। जिसमें आप महिलाओं को लगातार ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों से दूर रहना, दूर रहना है। आपको चूड़ी वाले के पास नहीं जाना है, हाँ तांगे वाले के पास नहीं जाना है, आप विधवा हो गई हैं तो आपको कैसे रहना है घर में। हाँ। और आप कितने, आप अपने पति के साथ भी संभोग कब करेंगी, ये स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी में सावित्री बता रही। अच्छा। हाँ, वो और कब कैसे रहेंगी आप, संभोग रोज नहीं करना है, संभोग महीने के इसी दिन में करना है। तो ये, और ये मान लीजिए ये अभी तक छप रहा है। अच्छा। इनके जितने पुराने वार्षिकांक हैं, हम्म। वो वार्षिकांक बहुत सारे पुराने छपते हैं फिर से, क्योंकि बहुत डिमांड में। नारी अंक कभी भी छपता है। अगर अच्छा। आप उनके वेबसाइट पे जाएं तो आप हाँ। नारी अंक ऑर्डर कर सकते हैं। स्त्री अच्छा। धर्म प्रश्नोत्तरी आप ऑर्डर कर, उनका बड़ा अच्छा वेबसाइट है और बड़ी टाइम हाँ। पे उनका पे आ जाता है वो, बहुत ही बढ़िया है। तो तो मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूँ आपकी बात सुन के कि इस देश में एक राष्ट्रीय महिला आयोग है हम्म जिसमें सहूलियतों के साथ किसी को नॉमिनेट किया जाता है। हम्म क्या वो लोग कभी इसका कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं? क्या कभी नहीं, इसका आदमी। कॉग्निजेंस नहीं लेंगे लोग, क्योंकि देखिए अब ये है कि अगर आप उठा के देखें तो माने अगर आप बड़ी ऑब्जेक्टिवली देखें तो अक्रॉस धर्म हम्म। अभी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की चीजें, दकियानुसी, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट जिसको कहते हैं, ये चीजें कर रहे हैं। इस्लामिक के भी बहुत ग्रुप्स हैं जो इस तरह की वो बातें करते हैं महिलाओं तो, के लिए। क्रिश्चियंस में भी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसमें भी इतने सारे डिनोमिनेशंस हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें महिलाओं को। यूएस में देखें मरमोन बने, जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो बहुत तरीके से महिलाओं पे, महिलाओं के सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना, ये ना महिलाओं को कंट्रोल करने की बीमारी, ये सब धर्म में। हाँ तो मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से, लेकिन है कि एक, जिस मॉडर्निज्म की हम बात करते हैं, हाँ जिस हम आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं, स्कूल हाँ। कॉलेजों की बात करते हैं, हम्म। तो ये, उसके सब होने के बावजूद हम कहते हैं हम 21वीं सदी में हैं और हम ये उड़ान ले रहे हैं वो, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं इसको पढ़ रहा है और इससे प्रभावित हो रहा है। मैं अक्षय ये है आप सबसे बड़ी। जी, मैं अक्षय आपकी बात सुनकर हैरान हो रहा हूँ क्योंकि गीता प्रेस जो है एक हाँ एक चीज को दसियों लाख की गिनती में छापता है। इतना जी ज्यादा छपता है। दसियों लाख छपता है। और हिंदुस्तान के लोग उसको एक धार्मिक भावना से पढ़ते हैं जैसे कि ये धर्म जी का हिस्सा है। जी। मेरे मेरे पिता धर्मालु थे, धार्मिक थे। वो गीता प्रेस के बहुत सारे प्रकाशन, पूरा कमरा भरा हुआ था उनका। और हम्म। कल्याण मुझको भी देते थे पढ़ने के लिए। हाँ मैं इस बात पे हैरान हो रहा हूं कि जब करोड़ों करोड़ों हिंदू लोग खुद खरीद कर या एक दूसरे से लेकर या परिवार में पढ़ते होंगे इन प्रकाशनों को, और हम्म खासकर हिंदू और हिंदी, इन हम्म दो तबकों के लोग पढ़ते होंगे, हम्म तो क्या हमारे बीच जो दकियानुसीपन भर गया है, क्या हिंदू हम्म और हिंदी समाज में हम्म महिलाओं की जो दुर्गति है, क्या हम्म। इस दुर्गति का एक बड़ा योगदान हम गीता प्रेस को नहीं दे सकते, जिसके लिए कि आज उनको पुरस्कार के रूप में ये गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? अगर महिला मान लीजिए कुचल के ही रखी जाती है तो परिवार में देखिए शांति की संभावना बढ़ जाती है। गीता प्रेस का मतलब योगदान है बहुत बड़ा, क्योंकि उनके, उनकी चीजें बिकती हैं। उनकी, जैसे मैंने बताया, स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी अभी भी छपती है और बिकती है, नारी अंक छपती है, बिकती है, और उनके बहुत सारे पैम्पलेट्स हैं महिलाओं पे, जिसमें महिलाओं पे बहुत, मतलब बहुत ही, जिसको कहें, बहुत ही आपत्तिजनक चीजें हैं कि महिलाओं को ये कहना कि महिलाएं अपनी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए मर्द की बहुत जरूरत है, हम्म। कभी बाप, कभी भाई, हम्म। पति, हम्म। और बाद में बेटा। हाँ। क्योंकि महिलाओं को अनकंट्रोलेबल अर्ज होता है, लिखते हैं जयदयाल गोयनका अच्छा। एक जगह। अच्छा। अब प्रॉब्लम यह है कि उस सोच को जो हम्म। नहीं भी पढ़ रहा है, तो ये क्या होता है ना कि बाय शेयर वर्ड ऑफ माउथ हाँ इसको हाँ परपेचुएट किया जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं दिल्ली में जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो एक बड़ी संभ्रांत परिवार की महिला, उनके पास काफी पुराने कल्याण थे, उनसे मैं मिलने गया, मुझे कुछ कल्याण चाहिए थे।
तो उन्होंने अपना नारी अंग दिखाया जो कि सिल्क के कपड़े में बंधा हुआ था, और वो, तो मैंने बोला अरे आपने इसको बहुत अच्छे से रखा है। बोली ये मुझे विदाई में मिला था, हाँ हाँ। मेरी माँ ने मुझे बोला था कि ये है तुम्हारा आदर्श, इसको अच्छा। पढ़ो और ऐसे बनना है। तो हाँ हाँ। आप बड़े शहर में रह रहे हैं, हाँ आधुनिक कपड़े पहन रहे हैं, बहुत आधुनिक जो सब गैजेट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन आपका सोच वही है, हाँ। महिला। और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि घर का मर्द आपको पूरा कंट्रोल कर रहा है या समाज में मर्दों का ही है। तो इस तरह से ये परपेचुएट हुआ है। लेकिन अब जिसको, मुझे किसी ने, एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने मुझे पूछा कि इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि क्या गोरखपुर में क्या डिवोर्स नहीं होते, हम्म। क्या गोरखपुर में महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं है? मैं बोला हम्म। होंगी, हम्म। मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। हाँ लेकिन है कि इतना अगर बिक रहा है तो हाँ। कोई ना कोई पढ़ रहा है। और मैंने ये बिल्कुल। देखा है कि बहुत आधुनिक परिवारों में, जब हाँ शादी के मामले में, लड़कियों के पालने पोसने में, हाँ। उनको एक वो जिसको कहते हैं स्वतंत्र, उनको आप कितनी अकेले कितना छोड़ते हैं, उनको हाँ। अपने, अपनी मर्जी। मतलब किसको कहते हैं ना, वो अपना ड्रीम कितना चेज करती हैं महिलाएं। हाँ तो उसमें आप देखें कि वो भाव, गीता प्रेस का वो भाव, और गीता प्रेस अकेले नहीं था, इस तरह हाँ। के और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे। हाँ गीता प्रेस प्रोमिनेंट था क्योंकि गीता प्रेस सस्ता था, हाँ। बड़े अच्छे प्रोडक्शन क्वालिटी थे, हाँ ये घर घर में पहुंचता था, और हम्म, एक पूरे मारवाड़ी नेटवर्क के थ्रू इसको घर भर पहुंचाया गया। हाँ तो उनका ज्यादा इफेक्ट है। हाँ। लेकिन और बिना पढ़े भी है, मैंने पढ़ा, मैं अगर माँ हूं और मैंने नारी अंक पढ़ा, तो मैं अपनी हाँ बेटी को, वो जो नारी अंक नहीं पढ़ेगी, लेकिन मैं हाँ। वो नारी अंक के भाव उसको मैं सुपुर्द बिल्कुल। करूंगा। मैं उसको बोलूंगा हाँ तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें हाँ ऐसे कपड़े पहनने हैं, तुम्हें ऐसे जाना है, शादी से पहले कोई रिश्ते नहीं होंगे, मतलब तरह तरह की बातें। हाँ। तो यानी इस तरीके से यू क्रिएट दैट यूनिवर्स, दैट इकोसिस्टम। या वो वैचारिक कोरोना पास ऑन होते जाएगा वो, जी, बिना पढ़े हुए भी। हाँ, वैसे ही हुआ है, बिना पढ़े हुए। अच्छा, आपकी बात सुन के मेरे को एक बड़ी दिलचस्प बात सूझ रही है अक्षय। हम्म, हम्म, जो आप कह रहे हैं कि गांधी के इवोल्यूशन से ये सहमत हम्म, नहीं थे, हम्म, हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो हम्म। मुझको लग रहा है कि डार्विन के इवोल्यूशन की थ्योरी को जो अभी एनसीईआरटी ने बाहर किया है, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार ने उसी समय सोच लिया था कि ये इवोल्यूशन वगैरह सब बेकार है। देखिए, वो सिर्फ गांधी नहीं, कोई भी जो इंडिपेंडेंट सोचने वाला आदमी था, हम्म, उनसे इनको प्रॉब्लम था, जो उनको हाँ बताता था जाति के बारे में या हाँ धर्म के बारे में या हाँ। हिंदू मुस्लिम सौहार्दता के बारे में या बाकी गाय के बारे में, तो हम्म, उनको लगता था कि यार ये मतलब दूर रहो इनसे। हम्म, और लेकिन गांधी बहुत बड़े थे। हाँ। गांधी का स्टेचर साउथ अफ्रीका आने के बाद से ही बहुत बड़ा धीरे धीरे होता गया, और गांधी बदलते गए। हम्म। गांधी की सब बिल्कुल। खासियत यही थी, वो बदलते गए, कहते गए हाँ मैंने कहा था, हाँ अब मैं बदल रहा हूँ। हाँ और वही गांधी को महान बनाता है। ये हाँ इस चीज को समझना, और हाँ इस चीज को, इसको कहते हैं, इसको समझ के उसको अप्रिशिएट करना, हाँ ये इन लोग इनकी तो एक संकीर्णता थी कि हाँ वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ आप जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही आप रहिए। हाँ अगर आप दलित है, हरिजन है, तो आपने पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा। हाँ आप महिला है तो आप, तो इस तरीके से इनका एक भाव। तो हाँ एनी वन हु डिसरप्टेड दैट हाँ हाँ system हाँ was anathema to them. So Gandhi was one of them. And Gandhi constantly posed a challenge. They didn't हाँ know what to do with Gandhi. हाँ देखिए, जो आदमी कहे कि मैं एकदम सेक्युलर हूं, मुझे हाँ कोई लेना देना नहीं धर्म से, उससे हाँ तो आप दूर रहेंगे, बोले कि चलो तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर रहूंगा। यहाँ हाँ ये आदमी है जो गीता ये भी पढ़ता है, हाँ रामायण ये भी पढ़ता है, ये हाँ बोलता है मैं सनातन धर्मी हूँ, फिर भी ये बहुत सारी चीजें ऐसी करता है जो सनातन धर्म के खिलाफ जा रहा है। तो हाँ। गांधी बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम फॉर मैं आपसे बात करते हुए पता नहीं क्यों मुझको कुछ बड़ी अजीब सी अनोखी चीजें सूझ रही है। जैसे मैं याद करता हूँ कि एकता कपूर के जितने सीरियल्स हैं, मैं देम। उनको हिंदुस्तान के घरों में आग लगाने में सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ। परिवारों के भीतर झगड़ा करवाने में, लोगों को हाँ, एक दूसरे से कटुता करवाने में एकता कपूर का अपार योगदान है। कोई एक हाथ अच्छा। पुरस्कार सम्मान उनको भी मिलना चाहिए। आपकी बात से मुझको लग रहा है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार और गीता प्रेस का जो योगदान है, हम्म, वो हिंदू धर्म को, हिंदुस्तानियों को दकियानुसी बनाए रखने में, औरतों को कुचलने में, दलितों को उनकी औकात के भीतर रखने में, इन सब में इनका अपार योगदान था।
और हो सकता है, मैं एक दूसरी चीज सोचता हूं कि शांति खत्म कब होती है? शांति खत्म तब होती है जब कोई दबा कुचला व्यक्ति अपने हक के लिए उठ के खड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे औरत हक के लिए उठ के खड़ी हो। अगर हम्म। ये तमाम तबके गुलाम बन के रहने को तैयार हो जाएं, दूसरे दर्जे के नागरिक, तो हम्म। कोई शांति खत्म नहीं होगी। हम्म। तो मुझको लगता है दलितों को कुचल कर, महिलाओं को कुचल कर, अल्पसंख्यकों को कुचल कर जो शांति स्थापित की थी हनुमान हम्म। प्रसाद पोद्दार ने, उसमें मुझको लगता है कि ये पुरस्कार जो उनको दिया है भारत सरकार ने अभी, ये मुझको हम्म। बड़ा तर्कहीन नहीं लगता है। मुझको लगता है कि उनका वो योगदान बहुत बड़ा था कि समाज में एक हाँ, तबके। इनफैक्ट मैं अभी पहले किसी इंटरव्यू में कह रहा था कि मैं कल किसी गीता प्रेस में, हमारे एक मित्र हैं जिनसे मेरी बात होती है, तो वो कह रहे थे कि देखिए, आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं कि गांधी के विचारधारा को जो प्रचारित प्रसारित करता है उसको गांधी पीस प्राइज मिलना चाहिए, आप ऐसे सोच रहे हैं। हम्म। लेकिन आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, हम्म। इन्होंने घर घर हिंदू धर्म को पहुंचाने का काम किया। हाँ, जितने फ्लैश पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री रहे 1923 के बाद, उसमें सब कुछ। इन्होंने लार्जर हिंदू नेटवर्क जो था आरएसएस का, हिंदू महासभा, जनसंघ और बाद में बीजेपी, हाँ। उनके साथ इनकी कोरियोग्राफी रही। हाँ। तो और हर अहम मुद्दे पे, हाँ। आप मंदिर प्रवेश हो, हाँ। भारत का विभाजन हो, स्वतंत्रता हो, बाद में हिंदू कोड बिल हो, हाँ। गो रक्षा अभियान हाँ। पे जो वायलेंस होता है वो हाँ। हो, हम्म। बाबरी मस्जिद हो, हाँ। सब में इनका योगदान है। हाँ। बाबरी मस्जिद के बारे में मैं आपको इतना बताऊं कि जो रामलला, जब इनको जब प्रकट होते हैं, प्रकट कराए जाते हैं हाँ। 1949 में, तो हाँ। उसी साल उसी टाइम हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने राम मंदिर बनाने, निर्माण का फंड की स्टार्ट की थी 1500 रुपए में, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। 1500 रुपया, 1949 की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। तो उस हिसाब से अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो बहुत हिंदू धर्म के लिए और हिंदुत्व के लिए तो इन्होंने बहुत काम किया, ये बहुत देर काम। ये मुझको लगता है ये देर हो गई है, ये शांति पुरस्कार उनको मिलने में। ये 8 साल पहले मिल सकता था। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा आयरनी है, मैं बता दूं आपको, कि इसमें कांग्रेसी, जो उस जमाने के कांग्रेसी, और मैं ये बहुत क्लियर करना चाहता हूं, जिसमें सेठ गोविंद दास, बिल्कुल। मदन मोहन मालवीय, मालवीय। जीबी पंत, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है गीता प्रेस को बनाने में। हाँ। बहुत बड़ा योगदान। हाँ। पूरे 100 साल में गीता प्रेस ने आज तक हनुमान प्रसाद पोद्दार के मरने पर भी विशेषांक नहीं निकाला, हाँ। क्योंकि उनको व्यक्ति पूजा के खिलाफ है वो, और हाँ। उसको उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। हाँ। एक ही बार 1946 में मालवीय के मरने के बाद उन्होंने एक मालवीय अंक निकाला, वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। अच्छा। हाँ, वो मालवीय अंक स्पेशल इशू आज ही तक, आज एक ही बार निकला। उसके हाँ। बाद आप देखिए, 48 में गांधी की हत्या होती है। हम्म। 1951 में जीबी पंत पोद्दार को लिखते हैं, जो मेरी पुस्तक में मैंने, कि मैं तुम्हारा नाम भारत रत्न के लिए भेज रहा हूं। अच्छा। जी, अंग्रेज के जमाने में किसी ने राय बहादुर के लिए किया था, तो जो पोद्दार जी ने कहा, मुझे, मैं हाँ। उपाधि पदवी ये सब नहीं लेता। हाँ। फिर पोदार जी लिखते हैं कि देखो, देखिए, ऐसा है कि मुझे ये नहीं चाहिए। और हाँ। उस जनरेशन में पत्राचार में एक चीज आप देखेंगे, लोग हमेशा कहते हैं चिट्ठी पढ़ के फाड़ लेना है। गांधी की चिट्ठियों में भी है। हालांकि अच्छा। उसके प्रतिलिपि मुझे थे बनाए हुए, उसमें वो कहते हैं कि ये चिट्ठी गोविंद बल्लभ पंत कहते हैं, मैं तुम्हारा नाम भेजूंगा, और पोदार जी कहते हैं कि नहीं। तो ये जो कांग्रेस का एक तबका था, हाँ। जो अंदर में, जो कांग्रेस के जो बहुत हाँ। बड़े नेता थे, जिससे नेहरू बहुत जूझ रहे थे, हाँ। नेहरू जीबी पंत से जूझ रहे थे, के मुंशी से जूझ रहे थे, हाँ। इस तरह काटजू से ढूंढ रहे थे, हाँ। तो उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो और इन्होंने, पता ही है, भारत रत्न 1951 में देने की बात की थी जीबी पंत ऐसा। को। हाँ। वो राजेंद्र बाबू से जूझ रहे थे नेहरू, मुझको याद आया। राजेंद्र बाबू से जूझ रहे थे। अब ये देखिए, समय। पहली बार कोई राष्ट्रपति गया, हाँ। वो इनका जब गीता द्वार है, जब आप कभी गोरखपुर जाएं तो इनका बड़ा, वो सब धर्मों को मिला के एक बड़ा सा द्वार है, हाँ। गीता प्रेस के दरवाजा, जिसको गीता द्वार बोलते, अच्छा। उसका इनॉग्रेशन राजेंद्र प्रसाद ने किया हुआ। अच्छा। जी।
तो वो मतलब जो है, एक वो शुरू के वो बाद के जनरेशन में ये खत्म हो जाता है। वो हाँ पूरा नेहरूबियन जनरेशन खत्म होता है। संपूर्णानंद, हाँ संपूर्णानंद इतना लिखते थे, हाँ। इतना लिखते थे। हम्म। संपूर्णानंद स्ट्रगल कर रहे हैं तो पोदार जी से मदद ले रहे हैं। हाँ तो प्रेमचंद ने लिखा, लेकिन हाँ प्रेमचंद का आपको देख सकते हैं कि प्रेमचंद बड़े रिलक्टेंट है। हाँ अब वो है कि भाई कुछ लिखना है तो लिख दो। हाँ हरिऔध ने लिखा, हाँ प्रेमचंद, हरिऔध, हाँ मैथिली शरण गुप्त ने तो लिखा बहुत। हाँ। मैथिली शरण गुप्त, हाँ। तो हिंदी के बड़े दिग्गज लोगों ने भी लिखा। और हम्म। इसमें मैं एक बात मानता हूं कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसा अगर किसी को एडिटर मिल जाए, 45 साल के करीब एडिटर है कल्याण के। हाँ। और उन्होंने उस जमाने में न ईमेल न कुछ, वो पोस्ट कार्ड। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेके, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से लेके, निको टूची टाइप के तरह के स्कॉलर से जी। सबसे लिखवाया उन्होंने। ही वॉज हाँ एन अमेजिंग एडिटर, हाँ ideologically very different on the हाँ other side, everything, but हाँ he was very convincing. He must हाँ। have been a very popular person कि वो सब लोग लिखने को तैयार है। हम्म। सब लोग लिख रहे हैं कल्याण में, और कांग्रेसी बहुत लिख रहे हैं, कांग्रेसी दबा के लिखते थे। मैं अक्षय आपके हित में एक बड़ी अच्छी बात देख रहा हूँ हम्म। कि आज ऐसा संपादक हमारे बीच नहीं है। नहीं। नहीं तो पता लगता कि अगले अंक में हमको अक्षय मुकुल का लिखा हुआ भी मिल जाता उसमें कुछ लेख। हाँ। आप इतना वहां रिसर्च किए थे, बरसों तक मेहनत किए, तो हाँ। आपसे लिखवा लेते कि अक्षय बाबू आपको लिखना तो पड़ेगा कल्याण के लिए। नहीं। हाँ, मैं अगर वो जिंदा रहते तो हो सकता है लिखवा लेते, वही वही वो मैं कह लिखवा रहा हूँ। लेते। और हाँ। वो कमाल का, उनकी चिट्ठियां पढ़िए तो वो मतलब कमाल का एडिटर, वो किसी से लिखवा सकता है। ऐस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के एक प्रोफेसर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मुस्लिम। वो हाँ बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, हफीज सैयद सम हफीज। हाँ वो कितना लिखा उन्होंने, हाँ। कृष्ण पे लिखा, बहुत लिखा। मुझको मुझको मलाल हो रहा है कि वो अलग जनरेशन के थे और मैं जाके उनसे कुछ सीख नहीं सकता, क्योंकि मुझको कभी कभी कुछ लोग इंटरव्यू देने के लिए मना कर देते हैं। तो अगर हाँ। मैं उनसे कुछ सीख पाता तरकीबें कि नहीं नहीं, लोग। बहुत तरकीब। कैसे किसी, देखिए अगर उनका जो आर्ट वर्क है, लिथोग्राफ्स और उनके हाँ जो पेंटिंग्स हैं, हाँ। वो वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड और क्लास। उसमें कौन कौन आर्टिस्ट हैं आप देखिए, जो बहुत बड़े, आप दिल्ली आएंगे, दिल्ली में आपने देखा होगा, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे दो भाई, सरदा उकील और बरदा उकील। हाँ सरदा उकील ने इतनी पेंटिंग की। एम हाँ एफ हुसैन के जो गुरु थे इंदौर में, हाँ आर्ट स्कूल में, हाँ उन्होंने वहां पे लिखा, हाँ ड्राइंग का काम किया। एक से एक बड़े आर्टिस्ट हाँ सब वहां पे काम कर रहे हैं उनके लिए। हाँ तो he had that in him, he could draw people हाँ across। लेकिन ये था कि ये नहीं कि आपको बोला कि सुनील जी आप लिखिए, और हाँ सुनील जी अपने मन से जो लिख रहे हैं। जब हाँ आप लिख रहे हैं तो चलिए, आपने कोई कृष्ण भक्ति पे कविता लिख दी तो चलो ठीक है, वो बड़ा मतलब सैनिटाइज्ड है, इसका न यहाँ है ना वहां है। हाँ जो कि प्रेमचंद ने किया, क्योंकि हाँ प्रेमचंद को पता नहीं क्या करना है, वो धर्म से उनको उतना कोई था नहीं। हाँ चलो यार, ये जानते थे बड़े अच्छे से गोरखपुर में, हाँ उन्होंने एक लिख दिया। वो निराला ने भी ऐसे ही कुछ लिख दिया। लेकिन हाँ वो सबको बुला तो लेते थे लिखने, हाँ लेकिन ये नहीं, वो फ्रीडम नहीं था कि सुनील जी अपने मर्जी की लिख हाँ लें, धर्म पर अटैक कर दें, नहीं। हाँ वो, और वो डिबेट भी बहुत, एक ही बार एक डिबेट चला संपूर्णानंद और किसी और के बीच, एक हाँ या दो बार, एक हुआ, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने उसका जवाब दिया। अब हाँ वो भी मुझे लगता है इसलिए क्योंकि उन दिनों संपूर्णानंद मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश। हाँ। तो उन्होंने फिर लिखा कि अब इस लेख के बाद इस मुद्दे पे खत्म बहस अब होता है, खत्म हो जाएगी। बहस खत्म होती है, अब हम कुछ नहीं लेंगे। अक्षय तो एक ये नहीं था। अक्षय एक छोटी हाँ। सी मेरी दिलचस्पी ये है कि ये प्रेमचंद ने लिखा वहां पे आप कह रहे हैं, तो हम्म। ये कुछ पारिश्रमिक वगैरह भी देते थे क्या ये, क्योंकि प्रेमचंद जी बहुत फटेहाली में रहे हमेशा ही। अब मुझे ये नहीं पता, नहीं देते थे, बहुत लोगों को बहुत कम देते थे, क्योंकि ये एक नो प्रॉफिट नो लॉस का था। हाँ। लोग इनके इस पे लिख देते थे, इनके हम्म। इनका जो एक स्टेचर था, इनका जो एक मारवाड़ी नेटवर्क था, हाँ। इनके जो वो थे, तो उस लोग लिखते थे। मुझे नहीं लगता लिखने वाले तो कुछ आपने। पैसा देते थे वो, हम्म। जितने आर्टिस्ट थे उनको पारिश्रमिक मिलता था। हम्म। बाकी जो स्टाफ थे उनको भी पारिश्रमिक मिलता था, भोजन मिलता था। पहले ये बड़ा कम्युनिटी टाइप एक ही जगह पे रह के सब हाँ। लोग, एडिटर और बड़े बड़े स्कॉलर लाए उन्होंने उस जमाने में, संस्कृत के और अच्छा। इधर उधर। हाँ लेकिन है कि वो ये नहीं था।
मतलब पारिश्रमिक ज्यादा नहीं था, कुछ तो अच्छा। देते थे लोगों को सरवाइव करने के लिए, हाँ। लेकिन ये नहीं था वो। अब मुझको एक चीज सुलझाइए जरा मेरी उत्सुकता हाँ को, कि हाँ आपको इस लंबी चौड़ी रिसर्च में उसकी इकोनॉमी समझ में आई क्या, कि ये कैसे हाँ चलता हाँ, मैंने उस पे काफी लिखा है। है? जी। मैंने लिखा है वो काफी लंबा, मैंने इकोनॉमी ऑफ गीता प्रेस लिखा है। देखिए ये कमाल का फिलैंथ्रोपी था मारवाड़ियों का। हाँ। ये इमर्ज भी जो किया, एक बड़ा डिबेट था मारवाड़ियों के अंदर। हाँ। एक आप देखिए तो मारवाड़ियों में दो तबका है। एक हाँ। जमनालाल बजाज और जीडी बिरला जैसे हाँ। प्रोग्रेसिव हाँ। लोग थे, गांधीयन। एक हाँ। पूरा तबका था जो कि काफी रूढ़िवादी, कट्टर, हाँ। इस तरह के लोग थे। हाँ। और इन दोनों, और एक मारवाड़ी समाज, एक बहुत ही, जो 20वीं सदी के शुरू में वो एक गजब, एक बहुत, एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां पे मारवाड़ियों को था कि अब वो विदेश जाना है। हम्म। विदेश जाने की मनाही थी कि आप जाओगे तो फिर आप धर्म अशुद्ध हो भ्रष्ट हो जाओगे। जाएगा। हाँ। तो नया जनरेशन जो था, जो पैसा देख रहा था, वो शराब पी रहा था, वो मांसाहारी हो गया था, हाँ। वो इधर उधर तो ये बहुत अंदर में चर्निंग चल रहा था। तो उसको दो तरीके थे। प्रोग्रेसिव लोग कह रहे कि यार तुम इतनी शादियों में क्यों खर्चा करते हो, हाँ। ठीक है। दूसरा तबका कहा कि नहीं, इसका उपाय तभी है कि जब हम अपने पुरातन भारत की ओर चले जाएं। वो हाँ। वैल्यू, उस झगड़े का जो अग्रवाल महासभा की 1923 की मीटिंग है या हाँ। 1922 की मीटिंग है जो मैंने लिखा, उसमें काफी बहस हुआ उस पे। हाँ। और उससे फिर देखिए, उसी से सोचते सोचते ट्रेन में बैठे बैठे होता है कि एक हम जर्नल निकालते हैं, हाँ। कल्याण। उससे पहले गीता प्रेस शुरू किया था जयदयाल गोयनका जी ने गोरखपुर में, किसी अपने मारवाड़ी मित्र को बोल के। उनको था कि गीता के अच्छे मुझे टिप्पणियां क्या नहीं क्या? मिलती है, हाँ। हाँ। व्याख्या नहीं मिलती है। हाँ। तो उस पे उन्होंने शुरू किया था। फिर हुआ कि अब कल्याण शुरू करते 1926 में। अच्छा। पहला साल ये वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से छपा है कल्याण। अच्छा। 1926 से लेके बीच हाँ। का 1900 तब तक प्रेस वगैरह लग गया, फिर 1927 से गोरखपुर से छपने लगा। अच्छा। तो ये एक कम्युनिटी के अंदर चर्निंग का भी नतीजा था। हाँ। लेकिन ये नतीजा कंजर्वेटिव अप्रोच था कि हम ये करेंगे तो शायद मारवाड़ी समाज में सुधार होगा हाँ। हाँ। और हिंदू समाज में सुधार होगा। हाँ। तो हाँ। ये इसमें सबने कंट्रीब्यूट किया। शुरू के दिनों में आप देखें तो वो आप कल्याण देखें 1926 वगैरह को, तो उसमें लिखा होगा सो एंड सो खेमका ने 50 कॉपियां ले ली हैं, सो एंड हाँ। सो खेमका ने 500 कॉपी ले ली है। और वो क्या कर रहा है, 500 कॉपी को बांट रहा है अपने दुकान में। हाँ। आप उनके नेटवर्क देखें, जो मारवाड़ी कोई सिलीगुड़ी में है, कोई बोंगाई गांव में है, कोई हाँ। कहीं है, वो उसको बांट रहा है। फिर हाँ। उन्होंने एक और रामायण गीता टेस्ट शुरू किया, हाँ। जो बहुत पॉपुलर था। उसका टेस्ट ऑल इंडिया सेंटर्स होते थे उसके। अच्छा। राम नाम जप बैंक था उनका, जो शायद अभी भी है। जो हाँ। बूढ़े लोग आप देखेंगे बिहार में, यूपी, मैंने देखा है बहुत घरों में, जो हाँ। बूढ़े हैं वो दिन भर राम 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 लिख रहे हैं। हाँ। ये 5 लाख बार लिख लिया उस बही खाते में, वो हाँ। भेज दिया राम नाम बैंक में। तो हाँ। इस तरह का एक, तो एक, इट वॉज नॉट मेरिली अ प्रेस, इट वॉज ऑल्सो इंटरैक्टिंग विथ यू ऑन अ डेली हाँ। बेसिस। राम कथा, राधे श्याम कथावाचक, ये सब कुछ छाप रहे हैं वो। बाद में आप देखिए गीता प्रेस इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज कर रही है। हाँ। तो एक रिलीजियस प्रेस के अलावा ये लोगों से इंटरेक्ट भी करे, तो हमें लगता है कि अरे ये तो गीता प्रेस ने करवाया है, ये गीता मैंने प्रेस, और सस्ते में। इनकी बड़ी अनोखी मार्केटिंग थी कि हाँ बहुत। कि और फ्रंट। इसकी वजह से ये होता था कि सैलरी नहीं देते थे लोगों को, तो बहुत स्ट्राइक हुए। अच्छा। हाँ। गीता हाँ। प्रेस के इतिहास में बहुत स्ट्राइक हुए। तो और लोगों को बहुत कम सैलरी मिलता था। जब लोग प्रोटेस्ट करते थे तो उन्होंने कहा कि यार तुम तो राम भगवान का काम कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि भगवान के काम से तो पेट पूजा नहीं होती है। आप गोरखपुर में भी रह के आप वही इंटरनेशनल, माने आप पूरी दुनिया से वैसे ही जुड़े हुए हैं। वही इंटरनेट है, वही टीवी है, वही ब्रॉडबैंड है। आप देख रहे हो दुनिया में क्या हो रहा है। आप इसलिए तो आपका परिवार नहीं मानेगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि हम राम नाम चल रहा है, लेकिन भगवान का नाम लेकिन चल रहा लेकिन ये तर्क बहुत मजबूत था कि है। आप बहुत राम का मजबूत है नाम और लो। अभी तक आप चल रहा है। कि आप अभी तक राम का चल रहा है। आप राम का काम कर रहे हो, आपको तनख्वाह की उम्मीद नहीं करना चाहिए। मुझको हम्म। याद है अच्छे से, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, कि जब राम के साथ हनुमान और पूरी वानर सेना गई वहां पर, और हम्म। उन्होंने पुल बनाया, लंका गए। उन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा कि हमको मनरेगा के रेट से हमको रोज पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने राम का काम है कह के सब कुछ उन्होंने फ्री में किया।
तो इस तरीके से, हाँ, वो इस तरीके से ये इनका इकोनॉमी, और लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने बहुत। उस जमाने में जहाँ गीता प्रेस है, उस पूरे लेन में इनकी कपड़ों की दुकान है, इनके और भी बिजनेस थे। एक हाँ जमाने में इनका घी वनस्पति का बिजनेस था, हाँ। कपड़ों का बिजनेस, जूतों का, हम्म। मतलब ये चमड़े का नहीं, कपड़े के जूते का कैनवास बड़ा का बिजनेस था। ये भगवा जैसे रंग का कैनवास का शायद था जूता इनका। नहीं, जूते अलग अलग रंग में भी होते थे, वो भी बंद हो गया। फिर इनके ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम है। हाँ इनका एक वैदिक स्कूल चलता था शायद चूरू में, अभी भी है शायद, अब मुझे नहीं पता है कि नहीं। हाँ वो भी आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको हाँ। दिखेगा। एक वैदिक स्कूल भी चलाते थे। तो मैं एक लाइन में ये समझना चाहता हूँ अक्षय, मैं भी सोचता हूँ ऐसा कोई काम शुरू करूँ तो नाम हो जाए इतिहास में, कि ये मॉडल जो है ये डोनेशन पे जिंदा मॉडल था, कि ये मॉडल इकोनॉमिकली वायबल भी मॉडल था। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे था, और डोनेशन है, इनका एक ट्रस्ट है मारवाड़ियों में, आपस में उनकी जो एक कम्युनिटी है, हाँ उसमें वो लोग हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। इनको इनको बुरे दिन भी आए हैं इनके पैसों के मामले में, हम्म। लेकिन ये सरवाइव कर गया है। और अच्छा। अब पिछले 9 साल से तो मतलब अब कोई मतलब ही नहीं है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इनको। और काफी मतलब इनका, इनके पास हमेशा से बहुत ही बढ़िया, जिसको कहते हैं एकदम लेटेस्ट तकनीकी वाला, इनके पास प्रेस रहा कैसे है। रहता उस है। जमाने में ये कलर पेंटिंग प्रिंटिंग करते थे, और बहुत अव्वल दर्जे का। अभी तक आप देख लें उस जमाने के ये कल्याण, तो लगेगा कि अभी अभी छपा है। तो उस मामले में इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत मुझको बढ़िया। मुझको ध्यान है कि कल्याण की जो रंगीन तस्वीरें रहती थी उनमें मैंने जिंदगी में पहली बार सुनहरी इंक छपी देखी थी। जी, इनको तो बहुत बहुत। गहने वगैरह जो रहते थे वो तो सुनहरी इंक से हाँ, चलते थे। और वो उस जमाने में, और इन्होंने बहुत खर्चा किया उस पे। हाँ। और बहुत मतलब जिसको कहते हैं, और वो पूरा वो मारवाड़ी और बाकी बिजनेसमैन जो भी हो, हम्म। उसके कंट्रीब्यूशन से चलाई, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, कुछ तो नहीं। ये जो अभी आपने कहा कि 1951 वगैरह में इनको कहा गया कि हम आपका नाम भारत रत्न के लिए देने वाले हैं, हम्म। तो आज तो वो मना करने के लिए नहीं है, अभी भी कुछ उसकी यानी संभावना देखिए, लेकिन बनती है। अभी भी देखिए, गीता प्रेस की यही रही कि हम कोई व्यक्तिगत पूजा नहीं करेंगे। तो अभी भी उन्होंने पैसा नहीं लिया, हाँ पैसा नहीं लिया उन्होंने, लेकिन है कि अब ये सरकार अपनी है। मतलब कोई इनसे कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। हाँ और इस जूरी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, हाँ। तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मुझे पहले दिन ही, जब मैं अपने हमारे मित्र हैं गीता प्रेस में, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि शायद नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, पूरा पूरा मना करना मुश्किल होगा, पैसा नहीं ले शायद। नहीं अच्छा। तो पैसा उन्होंने मना कर दिया इसलिए। और ये एक पता था सबको पैसा नहीं लेंगे। एक मध्य मार्गी रास्ता निकाल लिया। हाँ, मतलब इसको, क्योंकि सरकार को आप नाराज नहीं कर सकते। हाँ। मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ, पता नहीं आप फिक्शन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक मिनट के लिए कल्पना करें कि अभी हाँ, तो दोनों ही ऊपर हैं, गांधी और हनुमान प्रसाद पोद्दार। हाँ। तो अभी इस पुरस्कार की घोषणा के बाद में इन दोनों के बीच में क्या लगता है आपको, क्या बात हो रही होगी। कुछ नहीं, देखिए, गांधी तो बोल रहे होंगे कि यार मेरे नाम से क्यों तुमने एक प्राइज बना दी, मैं कौन हूँ। हम्म। हनुमान प्रसाद पोद्दार, जहां तक मुझे लगता है, वो थोड़े वो भी झेप रहे होते कि, या माने बाकी अब के जो अब का जो जनरेशन है, उसमें उतनी माने वो मतलब जिसको कहते हैं, उनमें कुछ कैरेक्टर था, वो मतलब उनमें था कुछ, हम्म। हनुमान प्रसाद पोद्दार में। तो हम्म। वो जरूर झेप रहे होते कि यार ये क्या हुआ, मतलब गांधी से तो मैंने इतना झगड़ा किया, और मैं गांधी से कैसे मिलूंगा, अगर ये ऊपर में दोनों चाय पीने भी बैठे हो तो चाय नहीं पी पाएंगे, बहुत मुश्किल हो। मैं एक बात बतलाऊं आपको, छोटी सी शेयर करूं, कि मैं स्कूल के वक्त से दो तरह की सस्ती किताबें देखते आया। एक तो गीता प्रेस की किताबें थी जो मेरे पिताजी खरीदते थे, मनी हाँ, ऑर्डर भेजते थे और किताबें पार्सल से आती थी। हाँ, जी, जी। दूसरा, मैं प्रगति प्रकाशन की किताबें खरीदने के लिए खुद जाते रहता था उस वक्त। आपको याद होगा कि प्रगति प्रकाशन मास्को की किताबें ऐसे प्रदर्शनी लगाकर बिकती थी। हाँ, तो ये दोनों ही किताबें अति रियायती रहती थीं, हाँ, और दोनों ही दो अलग अलग किस्म की सोच को आगे बढ़ाती थीं।
हाँ। अब वो प्रगति प्रकाशन तो बंद हो गया है, लेकिन पूरा। ये अभी इसके बढ़ने की गुंजाइश है गीता प्रेस के। इनका तो ये तो इनका बहुत, इनको जिसको कहते हैं ना कि इनका बहुत बढ़िया चल रहा है और चलेगा अभी। और क्योंकि अभी साधारण घरों में इनका बहुत जबरदस्त पैठ है हाँ। घरों।